हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी का नाम है देवव्रत। इस कहानी के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी, ज़रूरी नहीं कि हर पाप करने वाला इंसान बुरा हो। कभी कभी हालात और कुछ ऐसी बुरी आदतें इंसान से वो सब करवा लेती हैं जिसका प्रायश्चित उसे बाद में करना पड़ता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लाजवंती जब जेल पहुंची तो थानेदार उसे देखकर परेशान हो गया। लाजवंती जी, आप फिर आ गई। एक बार और कोशिश करके देख लीजिए ना, शायद वो इस बार मिलना चाहें। उन्हें बहुत कुछ ज़रूरी बताना है। पांडे, कैदी 360 को लेकर आओ। थानेदार ने लाजवंती का मन रखने के लिए हवलदार पांडे को अंदर भेजा। लाजवंती वहीं कुर्सी पे बैठ के सोचने लगी कि क्या आज उसका पति देवव्रत उससे मिलेगा या हर बार की तरह आज भी उसे बिना मिले ही लौटना होगा। उस भयानक हादसे को आज 5 साल होने को आए हैं और उसका पति जेल की सलाखों के पीछे दिन रात गुजार रहा था। भले ही लोगों ने उसे माफ़ ना किया हो, लेकिन लाजवंती के दिल में अब अपने पति के लिए नरमी उठने लगी थी। बीते समय को याद किया तो लगा जैसे कल की ही बात है। उसे आज भी याद है जब देवव्रत और लाजवंती अपने बच्चों के साथ गांव से शहर आ गए थे। देवव्रत को एक साइकिल की दुकान में काम मिल गया था। अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी के दम पर कुछ ही समय में उसने न केवल मरम्मत का काम सीख लिया, बल्कि नई पुरानी साइकिल ग्राहकों को बेचने में माहिर भी हो गया था। सेठ ने उसके काम से खुश होकर पगार में इजाफा किया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। शहर के एक अच्छे स्कूल में उसने दोनों बच्चों का दाखिला करा दिया। रमेश 7वीं में और महेश 4थी में। लाजो भी नए माहौल और अपने नए घर में रमने लगी। देवव्रत के आने के बाद से दुकान की आमदनी भी बेहतर हो गई थी। इस बात से खुश होकर एक दिन सेठ ने देवव्रत को उसी शहर में खाली पड़ी दूसरी दुकान में भी साइकिल का काम शुरू करने की और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को कह दिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। उसने अपनी मेहनत से इस दुकान की बिक्री को चंद महीनों में ही बढ़ा दिया था। साथ ही बढ़ते हुए काम की थकान दूर करने के लिए शराब का सहारा भी लेना शुरू कर दिया था। एक दिन सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा और ऐसा पड़ा कि उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। सेठ ने दूसरी वाली दुकान देवव्रत को बेचने का प्रस्ताव दे दिया। देवव्रत हालांकि इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने जैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम कर लिया। अब दुकान उसकी हो गई थी और उसका नया नाम था रमेश साइकिल मार्ट। रमेश का कॉलेज अब पूरा हो गया था और उसने दुकान के काम में अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। देवव्रत का घर लौटकर खाने से पहले शराब पीना रोज़ का नियम हो गया था। जल्दी ही महेश के भविष्य के बारे में सोचते हुए उसने थोक कपड़ों की एक और दुकान शुरू कर दी और नाम रखा महेश गारमेंट्स। रमेश ने नई दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। शुरू में कुछ महीने काम जमने में लग गए, लेकिन उसके बाद काम बढ़िया चल निकला। 3 साल में ये दुकान शहर की नामी दुकानों में से एक गिनी जाने लगी। महेश का कॉलेज पूरा होते ही उसने भी कपड़े की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। देवव्रत दोनों दुकानों की प्रगति से खुश था और रोज़ घर लौटकर शराब हक से पीता था। लाजो ने घर के काम में मदद के लिए नौकर भी रख लिया था। नाम था छोटू। देवव्रत ने जब लाजो से रमेश की शादी की बात बोली तो वो बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। उसके लिए लड़की मैं देखती हूँ। 2-3 रिश्तों को देखने के बाद दूसरे शहर का एक रिश्ता सबको समझ में आया। लड़की का नाम था रति। वो बहुत ही सुंदर थी। रमेश ने भी रति को पसंद कर लिया। फिर क्या था, सगाई का छोटा सा कार्यक्रम हुआ और 1 महीने के अंदर शानदार ढंग से शादी हो गई, जिसके चर्चे शहर में कई दिनों तक चलते रहे। शादी के तुरंत बाद रमेश और रति घूमने चले गए। लौटने के बाद रमेश अपनी दुकान में फिर से रम गया।
रोज़ घर लौटने के बाद देवव्रत के पैग अब बढ़ने लगे थे। रमेश की शादी को 2 महीने हो गए थे। एक दिन रमेश को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा, जहाँ से उसे 2 दिन बाद लौटना था। उसी दिन लाजो को भी अपने एक रिश्तेदार की बेटी की शादी में दूसरे शहर जाना था। लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो अकेले जाना ज़रा मुश्किल था। देवव्रत ने महेश से कहा, तुम चले जाओ माँ के साथ। लेकिन पिताजी, भैया भी नहीं है, तो दुकान कौन संभालेगा? मैं संभाल लूँगा, देवव्रत ने कहा। इस सांत्वना पर महेश माँ के साथ शादी में चला गया। उस दिन छोटू की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो काम पर नहीं आया था। रात को दोनों दुकानों को बंद कराकर देवव्रत घर आया और आदत के मुताबिक शराब पीने बैठ गया। फ़र्ज़ के नाते रति ने ससुर के पास जाकर पूछा, पिताजी आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, खाना भी तैयार है, जब कहेंगे परोस दूंगी। देवव्रत ने रति की तरफ देखा तो वो ठगा सा रह गया। गुलाबी साड़ी में उसका गोरा बदन बेहद लुभावना लग रहा था। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खाना खाकर सो जाओ, मेरा खाना रख देना, मैं बाद में खा लूँगा। देवव्रत ने रति को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें, कहकर रति खाना खाने चली गई और उसके बाद अपने कमरे में चली गई जो पहली मंजिल पर था। उस रात रोज़ के मुकाबले देवव्रत ने ज़्यादा शराब पी ली थी। खाने की मेज़ पर अपने लिए रखा हुआ खाना भी उसने ठीक से नहीं खाया। जैसे तैसे वो खाने की मेज़ से उठा और पहली मंजिल की सीढ़ी चढ़ने लगा, जबकि उसका कमरा नीचे ही था। बहू के कमरे के सामने पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। रति नाइट गाउन में थी, लेकिन अभी सोई नहीं थी। आवाज़ सुनकर जल्दी से दुपट्टा लिया और दरवाज़ा घबराकर खोलते हुए बोली, पिताजी आप? कुछ चाहिए था तो आवाज़ दे देते। बेटा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, अगर बाम मिल जाए तो लगाकर सो जाऊं। जी पिताजी। रति ये बोलकर अंदर की तरफ गई और देवव्रत ने कमरे के अंदर आकर कुंडी लगा दी। रति ने आवाज़ सुनी तो बाम हाथ में लेकर वो पलटी और देखा कि देवव्रत अपनी शर्ट उतार रहा था। ये क्या कर रहे हो पिताजी? रति के चेहरे पे पसीना उभर आया था। बेटा आज गर्मी बहुत है और नीचे कोई भी नहीं है, मैं यहीं सो जाता हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं है पिताजी, मैं आपकी बहू हूँ, ये आपको शोभा नहीं देता। लेकिन देवव्रत, उसके कदम रति की तरफ बढ़ने लगे। आप यहाँ से जाइए पिताजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे। रति के स्वर में अब याचना थी। लेकिन देवव्रत के कदम जिस दिशा में बढ़ चले थे, वहाँ से उसका लौटना नामुमकिन था। रति की तमाम विनतियों को अनसुना करते हुए उसने एक ऐसा रिश्ता स्थापित कर दिया जो ससुर बहू के पावन रिश्ते पर गहरा कलंक था। मनमानी करने के बाद देवव्रत नीचे आकर अपने कमरे में सो गया। रति का सब कुछ जैसे उसके अपने ही घर में लुट गया था। उसकी पूरी रात आंसुओं के संग ये सोचते हुए बीती कि अब वो रमेश को क्या मुंह दिखाएगी। लेकिन वो जानती थी कि वो बेकसूर है और रमेश उसकी बात सुनेगा। अगली सुबह जब रमेश घर लौटा तो तैयार होकर दुकान के लिए निकल पड़ा। रति ने बहुत चाहा कि वो रमेश से बात करे, लेकिन ना कर सकी। अब वो रात होने का इंतज़ार करने लगी। रात का खाना निपट जाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। रमेश जब कमरे में पहुंचा तो रति उससे चिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। रमेश ने जब कारण पूछा तो रति का जवाब सुनकर वो भड़क उठा। पिताजी पर ऐसा बेहुदा इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरा यकीन करो रमेश, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। लेकिन रमेश ने उसकी एक ना सुनी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। रति की वो रात भी रोते हुए गुजरी। अगले दिन सुबह रमेश ने ये सारी बात अपनी माँ को बताई तो वह हैरान रह गई। उसने रमेश को समझाते हुए कहा कि रात को दुकान से लौटने पर वो देवव्रत से बात करेगी।
रात में देवव्रत घर लौटकर जब शराब पीने बैठा तो लाजो पास आकर बोली, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? लाजो की बात खत्म होने पर देवव्रत ने रमेश को बुलवाया और बोला, बहू ऐसा क्यों कह रही है पता नहीं। मैं उस रात ज़्यादा पी गया था और ठीक से खाना भी नहीं खाया था। कब सो गया पता ही नहीं चला। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी पिताजी? आखिर पूरे घर की इज्जत का सवाल है। रमेश ने हैरान होते हुए कहा, बेटा उसके मन में क्या है वही जाने, लेकिन ये बात अगर घर से बाहर गई तो अपनी साख मिट्टी में मिल जाएगी। ये कहते हुए देवव्रत उठकर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब रमेश दुकान पर बैठा था तो कुछ परेशान दिख रहा था। रति ने जिस रात का जिक्र किया था उस रात रति और पिताजी के सिवा घर में और कोई न था। वो रति की बात पर यकीन करे तो पिता दोषी हुए। पिता के दिए हुए संस्कार और उनकी परवरिश को भूलकर वो कैसे मान ले कि उनसे ये गलती हुई है। महेश जब कुछ काम से दुकान पहुंचा तो बोला, भैया आप परेशान दिख रहे हो, सब ठीक तो है? सब ठीक है मेरे भाई, बस यही सोच रहा था कि दुकान की बिक्री और कैसे बढ़ाई जाए। रमेश ने अपने अंदर चल रहे मंथन को शांत करते हुए जवाब दिया। महेश ने भाई का जवाब सुन तो लिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो महसूस कर रहा था कि कोई बात तो ज़रूर है जिससे घर का माहौल कुछ पतला हुआ है। नहीं समझ पा रहा था तो बस ये कि हुआ क्या है। उस रात जब देवव्रत घर पहुंचा तो शराब लेकर नहीं बैठा, खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। लाजो इस बात से हैरान थी। काम निपटाकर जब कमरे में पहुंची तो देखा देवव्रत कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा है। लाजो ने नज़दीक जाकर पूछा, क्या बात है, आज पीने भी नहीं बैठे? मैंने एक झूठ बोला है तुमसे लाजो। उस रात मुझसे शराब के नशे में एक ऐसा गुनाह हो गया जिसे मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। देवव्रत के मुंह से ये सुनकर वो सकते में आ गई। अंदर से उसका दिल रो रहा था क्योंकि देवव्रत के इस काम ने उसका भरोसा व अभिमान चूर चूर कर दिया था। एक पल में जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लाजो उस कमरे से चुपचाप बाहर चली गई। रमेश जब खाना खाकर कमरे में पहुंचा तो देखा रति लेटी हुई थी। तुमने खाना खाया? उसने पूछा। रति ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ रति, जवाब दो। मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं समझता हूँ तुम्हारी मनोदशा। नहीं तुम नहीं समझते, रति ने रमेश की बात को बीच में काटते हुए कहा। मुझे समझते होते तो मेरे साथ होते, मुझे अकेला ना पड़ने देते। मैं अपना परिवार अपना घर छोड़कर आई हूँ। किसके भरोसे? सिर्फ तुम्हारे। ये कहते हुए रति की आंखों से आंसू बह निकले थे। मुझे समझने की कोशिश करो रति। मैं मान भी लूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन पिताजी हैं वो मेरे। मुझे जन्म दिया, अच्छी परवरिश दी। आज जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। उनके खिलाफ गया तो वो ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर रति हताश हो गई और मुंह पलटकर रोती रही। इस हादसे को बीते लगभग 1 महीना हो गया था। एक दिन सुबह सोकर उठने के बाद रति को उल्टी हुई। लाजो को लगा कि खुशखबरी भी हो सकती है। डॉक्टर के मुआयने के बाद परिवार के लिए सच में अच्छी खबर थी। रति माँ बनने वाली थी। घर के सभी लोग बहुत खुश थे, बस रति खुश नहीं थी। लगभग 1 हफ्ते बाद शहर में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पूरे परिवार को निमंत्रण था। शाम को दुकान से लौटकर जब जाने की तैयारी हो रही थी, रति ने खराब तबीयत के चलते जाने से मना कर दिया। सबको लगा रति के लिए आराम करना ही बेहतर होगा। सब लोगों के जाने के बाद रति भी अपने कमरे में चली गई और छोटू भी खाना खाकर सो गया। कार्यक्रम से लौटने में सबको बहुत देर हो गई। घर पहुंचकर जब 3-4 बार घंटी बजाई, तब जाकर छोटू ने दरवाज़ा खोला।
सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे। रमेश ऊपर पहुंचा और कमरे के दरवाजे को धीरे से धकेला ताकि शोर ना हो। कमरे में अंधेरा था तो रमेश ने रोशनी करने के लिए स्विच ऑन किया। जैसे ही कमरे के अंदर की तरफ घूमा, नज़ारा देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग उसके कमरे की तरफ भागे। सबसे आगे महेश, फिर देवव्रत, लाजो और छोटू। कमरे में पहुंचकर सबकी आंखें फटी रह गई थी। रति का शरीर छत के पंखे से लगे फंदे पर झूल रहा था। ये क्या कर दिया रति तुमने? ये कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा। लाजो फर्श पर गिरने को थी कि महेश ने उसे संभाला। देवव्रत रति के लटकते शरीर को एकटक देख रहा था, जैसे वो उससे कुछ कह रही हो। माँ को कुर्सी पर बैठाने के बाद महेश की नज़र किनारे की मेज़ पर रखे लिफाफे पर पड़ी। उसने लिफाफा उठाकर रमेश को दे दिया, जो अब भी सदमे में था और रोए जा रहा था। रमेश ने लिफाफा हाथ में लिया तो देखा उस पर लिखा था, रमेश, ये पत्र घर के सभी सदस्यों के सामने ही तुम्हें पढ़ना होगा। रमेश ने छोटू को जाने का इशारा किया। उसके बाद रमेश ने पत्र निकाला और बहते आंसुओं पर थोड़ा अंकुश लगाते हुए पढ़ना शुरू किया। मैं जा रही हूँ रमेश, तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए। मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे खुशी नहीं, डर महसूस हो रहा है। मैं नहीं चाहती यदि लड़की हो तो उस पर इसी तरह का कोई कहर टूटे। अगर लड़का हो तो तुम्हारे जैसा ना हो, जो स्त्री के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हेतु असहाय हो। उस रात पिताजी ने मेरी लाचारी का फ़ायदा उठाकर अपने पौरुष को मुझ पर थोप दिया। तुम मेरे सब कुछ होकर भी मेरे लिए अपने पिताजी के खिलाफ ना जा पाए। ये तुम्हारा पौरुष था। पिताजी ने गलत किया, फिर भी माँ उनके साथ खड़ी रही। मैं तो कहीं से भी गलत नहीं थी, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। मैं जीते जी अपना इंसाफ ना पा सकी, शायद मेरी मौत मुझे इंसाफ दिला सके। रति का पत्र समाप्त हो गया था। रति ने पत्र नहीं लिखा था, झकझोर देने वाला प्रहार किया था इस खोखले पौरुष प्रधान समाज पर, जहाँ जन्म देने वाली नारी को सिर्फ भोगने की एकमात्र वस्तु समझा जाता है। क्या नारी के सौंदर्य को निहारना उसकी सराहना के लिए होना चाहिए या वासना पूर्ति के लिए? क्या पौरुष यही है कि स्वयं की बेटी को देखने की नज़र वात्सल्य भरी हो और दूसरे की बेटी के लिए हवस भरी? रमेश अपनी भावनाओं को समेटते हुए और आंसू पोंछते हुए पिताजी के सामने जाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं रति के जीते जी तो नहीं कह सका, लेकिन आज मैं आपको रति का दोषी करार देता हूँ। देवव्रत रमेश के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझसे भूल हो गई बेटा, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आपसे एक भूल हुई है, लेकिन उसकी कीमत रति को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आपकी ये भूल मुझे आजीवन पीड़ा देती रहेगी। रमेश के शब्दों से मानो देवव्रत धरती में मीलों धंस गया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए रमेश से कहा, बेटा, मैंने जो किया है मैं जानता हूँ वो माफ़ी के लायक नहीं, फिर भी हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम पुलिस को बुलाओ ताकि मैं रति के साथ हुई ज़बरदस्ती और उसकी मौत के लिए खुद को उनके हवाले कर सकूं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कहकर लाजो बगल वाले कमरे में जाकर उसमें बने मंदिर के सामने गिर के रोने लगी। घर में चल रहे शोर शराबे के चलते पड़ोस के घर के किसी ने पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। कुछ ही देर में पुलिस उनके घर आ गई थी। रति के निर्जीव शरीर को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घर वालों से कुछ पूछताछ और देवव्रत के बयान के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। रति के पत्र और देवव्रत के बयान के आधार पर उसे दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। लाजो से मिले बिना ही वो जेल चला गया था। हवलदार की आवाज़ से
लाजो की तंद्रा टूटी। उसने मना कर दिया है, हवलदार ने फिर कहा। लाजवंती ने उसे मायूस नज़रों से देखा, मगर हवलदार सर झुकाए खड़ा रहा। लाजवंती चुपचाप अपना थैला उठाकर बाहर चली गई। वो जानती थी देवव्रत को। उसने बहुत बड़ा पाप किया था, मगर वो पापी नहीं था। भूल सभी से होती है, लेकिन पश्चाताप को भी एक प्रण की तरह निभाना, ये इस दुनिया में कुछ ही लोग कर पाते हैं। अब शायद यही पश्चाताप देवव्रत को अपराध के अंधेरे से स्वयं को क्षमा करने की रोशनी की ओर ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।